हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वन शॉट वीडियो में सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसको हम कंप्लीटली वन शॉट वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। और इस वन शॉट वीडियो को आप देखने के बाद आप एनसीईआरटी के सारे सवाल कर पाओगे और इसके साथ साथ आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल जैसी बुक के भी सवाल कर पाओगे। तो मेरा नाम है जोहित वर्मा और मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का मैथ दे रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें 9 से लेकर के 12 तक का मैथ पढ़ा रहा हूं। चलिए आप चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है, जो नंबर सिस्टम हम अब तक 8th क्लास में पढ़ते हुए आए। नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर नंबर आता है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, वो सब अभी हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, यानी कि इंटीजर तक पढ़ा था। अब आइए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी पढ़ना में बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। नेचुरल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि कंटिन्यू चलता रहेगा। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल को शॉर्टकट में जो नेचुरल नंबर का सिंबल होता है वो एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो होल नंबर होता है वो होल नंबर होता तो नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि जीरो को जैसे इंक्लूड करते हैं उसके बाद पूरा का पूरा नेचुरल नंबर बन जाता है। अब आप इसे कह सकते हैं होल नंबर। क्या है? देखो, ये होल नंबर है पूरा पार्ट, ये ये नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। और इसमें जैसे ही जीरो इंक्लूड हुआ तो ये अब कंप्लीटली क्या हो गया? होल नंबर हो गया। यानी कि जीरो को इंक्लूड करने, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। अब इंटीजर आते हैं, तो इंटीजर में क्या हुआ? इंटीजर में और एक अच्छी सी कहानी देखने को मिली कि इसमें आता है पहले बीच में जीरो सेंटर में, उसके बाद इधर जाते हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलता है 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलता रहता है ये। अब जीरो की साइड में आते हैं तो -1 सबसे पहले, -2 एंड -3 और पूरा नंबर आता जाता है। यानी कि इधर देखते हैं जीरो मिलता है, ये तो होल नंबर की वजह से आया, और इधर नेचुरल नंबर और इधर ये नेगेटिव नंबर। तो कुल मिलाकर के ये कि जो इंटीजर नंबर होता है वो क्या होता है हमारा, और इधर नेगेटिव नंबर आता है और पॉजिटिव नंबर और प्लस जीरो, ये 3 नंबर से मिलकर के हमारा इंटीजर नंबर होता है। दोबारा से समझते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं, किसमें? होल नंबर के, तो हमारा इंटीजर नंबर बन जाता है। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते बाद इसके जस्ट बाद इवन नंबर, ऑड नंबर और कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर वगैरह नहीं आता है। ये सब अभी मैंने जो बताया, प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये सब नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, या कहें होल नंबर का पार्ट है, इंटीजर तक का पार्ट है। इसकी जस्ट बाद जो आता है वो आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर जो बना है वो 2 नंबरों से मिलकर के बना है। 2 नंबर कौन कौन से हैं इसमें सबसे पहला आता है रेशनल नंबर और दूसरा आता है इरेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के मिलने से क्या बना? रियल नंबर। रियल नंबर में 2 पार्ट हैं, क्या? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले वो यही है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो, रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है? P/Q के फॉर्म में। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्यों नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, चलो ये भी बता देते हैं। हमेशा रेशनल नंबर रहता है हमारा P/Q के फॉर्म में। P/Q का फॉर्म होता है फ्रैक्शन नंबर। जो फ्रैक्शन नंबर हमने पढ़े होंगे वही फ्रैक्शन पार्ट होता है, वही हमारा रेशनल नंबर का होता है, जिसे हम कह सकते हैं P/Q फॉर्म में रहेगा। और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब Q नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों रहेगा? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4/3 लिया,
ये हमारा क्या फ्रैक्शन नंबर है और इसी को हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन मैंने ही जैसे इसे 4/0 लिया तो ये क्या बन जाए, ये फिर 4/0 नहीं है, ये फिर एक इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं 4 को, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि नंबर क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। ओके, और फिर इसमें बोला गया है कि P एंड Q मस्ट बी इंटीजर नंबर, कि P और Q क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर नंबर है। Z मीन्स इंटीजर नंबर, मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, इंटीजर से Z को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P एंड Q क्या होना चाहिए, मस्ट भी इंटीजर होना चाहिए। अब इरेशनल के बारे में जानते हैं। देखो अभी हम थोड़ा बेसिक डिटेल जान रहे हैं, क्योंकि अभी इस रियल नंबर को कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आने वाले अगली वाली थोड़ी देर बाद रेशनल नंबर को देखें तो रेशनल नंबर में क्या होता है, यहाँ पर we can not represent in P/Q फॉर्म, यानी कि हम रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। बस इतनी सी डेफिनेशन अभी के लिए पढ़िए, लेकिन आगे हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर और क्या क्या होता है, हम कैसे, ऐसा नहीं है ओनली ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन थोड़ा सा आइडिया दिया है कि क्या है कि हम रेशनल नंबर को P/Q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। बाकी का आगे आने वाला बताता हूं। और आइए इसके ऊपर एक ऐसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा लॉजिक के साथ इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर। अब उससे जस्ट बड़ा एक नंबर आता है, वो क्या होता है, होल नंबर, क्योंकि इसमें क्या होता है, 0 इंक्लूड हो जाता है। फिर इससे भी एक बड़ा नंबर आता है, वो क्या होता है, हमारा इंटीजर नंबर, यानी कि Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इससे भी बड़ा नंबर आता है, वो क्या होता है, हमारा रियल नंबर। और रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, वो होता है एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया है और इरेशनल नंबर को Q डैश से रिप्रेजेंट किया है, और R से मीन्स रियल नंबर है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, लिखा नहीं मैंने, ये लो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के साथ में हमें यहाँ पर याद करने की कोशिश करनी है कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा होता है, उसमें 0 इंक्लूड करते ही हमारा होल नंबर बन जाता है, और उसमें और नेगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं तो इंटीजर नंबर बनता है। उसके बाद रेशनल आता है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर और सबसे बड़ा रियल नंबर अभी तक का, ठीक है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इजीली आने वाले क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी जो होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर अब होते हैं ये नहीं, थोड़ा ध्यान से समझो, क्या जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, ये समझ में आया। जितने भी होल नंबर हैं क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। यहाँ देखो, जितने भी होल नंबर क्या वो नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं, ये तो उल्टा हो गया, गलत है। यानी कि होल नंबर बाहर रहता है, अंदर तो नेचुरल नंबर रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर होता है, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में होता है, ना कि होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर में। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यानी जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे कि इंटीजर ये है क्या रेशनल के अंदर आ रहा, हाँ आ रहा है, तो फिर क्या है हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर के अंदर आते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर के अंदर आते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर तो बाहर है, यानी इंटीजर से बड़ा है, तो या फिर ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। गैस करो, समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। इसका जवाब दो।
देखते हैं दे पाते हो कि नहीं। हाँ, ये बात ट्रू है, आपने सही बताया कि ट्रू है। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर ही आते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर के अंदर आते हैं? जितने भी इंटीजर होते हैं क्या वो होल नंबर के अंदर आते हैं? नहीं, होल नंबर इंटीजर के अंदर आता है, इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वह होल नंबर के अंदर आते हैं? रेशनल नंबर क्या होल नंबर के अंदर आते हैं? ये बात गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो रियल नंबर के अंदर आते हैं? ये बात सही, क्योंकि रियल नंबर किन नंबरों के से मिलकर के बना है? वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर के बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा इरेशनल नंबर है वो क्या है, हमारा रियल नंबर के अंदर आता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, इसे ट्रू बोल सकते हैं। और दूसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर इरेशनल नंबर के अंदर आता है, तो ये बात गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है किसी किसी को, तो इसे सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं बुक में। जो पहला मेथड है हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि वहाँ से रेशनल नंबर फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम वन बाई वन करके फाइंड करते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तो फिर आगे कुछ डिफ़िकल्ट सवाल आएंगे तो हमें वहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगी। इसलिए पहला वही बुक वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। थोड़ा ऐसे हम पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेकंड वाले का आंसर भी देने वाले हैं, इसके दो पार्ट है ना, इसलिए चलो सबसे पहले जो बुक में फॉर्मूला दे रखा है इसको फाइंड करने के लिए, वो दे रखा है r+s/2। r+s/2 फॉर्मूला दे रखा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आप जितने बोलोगे उतने फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ नंबर जो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते, कंस्ट्रक्शन करके समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर नंबर लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, थोड़ा ये है हमारा 1 एंड ये हमारा 2। अब हमें इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले इन फॉर्मूले का यूज जो होता है 1 by 1 करके होता है। 1 by 1 का मतलब है कि हम एक बार में एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे, एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ये जो फॉर्मूला है ये इन दोनों पॉइंट के बीच का सेंटर पॉइंट फाइंड करके देता है। क्या फाइंड करके देता? ये फॉर्मूला इन दोनों पॉइंट के बीच का सेंटर पॉइंट फाइंड करके देता है। तो सेंटर पॉइंट मान लीजिए ये है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये एक सेंटर पॉइंट है, तो इसका हमें जो नंबर मिलेगा वो इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब क्या है, ये पहला वाला नंबर r बनता है हमेशा जिस भी नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड करोगे उसके बीच में। जैसे पहला नंबर है हमारा r और लास्ट नंबर है हमारा s, और पहला नंबर 1 है 2 है, तो उनको हम s और r बोल सकते हैं। तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए r+s और r+s/2, और r क्या हमारा 1 प्लस s क्या हमारा 2/2, यानी कितना हुआ टोटल 3/2, यानी बीच वाला जो नंबर आ जाएगा वो क्या है हमारा 3/2। अब हमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोले, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोलता है वो, तो अब इन दोनों को बोलेंगे और इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहला नंबर ये बन जाएगा r और ये बन जाएगा s, क्योंकि इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और इन दोनों का बीच का सेंटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए सेंटर पॉइंट ये है, तो अब इसका निकालेंगे, तो इसमें भी r+s वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसमें r क्या है हमारा 3/2 प्लस s क्या हमारा 2/2 होल/2। अब जिसमें हमें सबसे पहले इनको ऐड करना है, तो ये तो आता होगा आपको बहुत अच्छे से, तो इन्हें ऐड करते हैं। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7/2/2। आंसर ये थोड़ा ये 2 नीचे आएगा तो 7/4 हो जाएगा। आंसर आया 7/4, यानी कि यहाँ का जो रेशनल नंबर है वो है हमारा 7/4। ऐसे आप फिर से फाइंड करोगे तो आप यहाँ का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, ये r बनेगा 7/4, और ये s क्या बनेगा, सॉरी s का वैल्यू दे रखा है 2। अब इसको r बना देते हैं,
तो r प्लस एस अपॉन 2 फॉर्मूला लग जाएगा। अब इनके बीच में हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 7/4 प्लस 2 अपॉन 2 फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14 15/4 अपॉन 2 बाद में जाकर के 15/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेशनल नंबर आ जाएगा 15/8। तो कुल मिलाकर के हम इस तरह से रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच का सेंटर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर के थ्रू। अब ये फाइंड कर सकते हैं ये इसके थ्रू, लेकिन ये एक सही जवाब नहीं है, एक सही आंसर देने का तरीका नहीं है। इसको सही आंसर तरीका क्या है, ये थोड़ा समय ना बस, और कुछ नहीं। सही आंसर देने का तरीका है वो लिखता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे में हम यहाँ लिखते हैं तो सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, वो ये है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में क्या है, बहुत सारे यहाँ रेशनल नंबर होते हैं। तो हम ये गैस करके चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, वैसे ही हम यहाँ पर एक गैस करके चलेंगे कि ये हमारा 1 है और ये हमारा 2। अब इसके बीच में बहुत सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ये हम थोड़ा गैस करके चल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या बहुत सारे रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर फाइंड अब किए कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, 5 रेशनल नंबर बोला है। 5 इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड किया, और रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो तो उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अब क्या बोलेंगे, अब थोड़ा इसे P/Q के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि P/Q फॉर्म में रहता है वही हमारा रेशनल नंबर होता है। तो इसे P/Q फॉर्म में बनाएंगे। P/Q फॉर्म में कैसे बनाएंगे, हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को, दूसरे नंबर को भी कर सकते हैं या फिर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी सेम नंबर से करेंगे। अब जैसे इन्होंने बोला 5 बोला है, तो अगर हम यहाँ पर 5 से करते, चलो एक एक करके करते हैं, कोई बात नहीं। हम जैसे हम 2 से करते हैं तो 2/2 1 मल्टीप्लाई 2/2, यानी हमने इस 1 के साथ जो मल्टीप्लाई किया है वो इस 2 के ऊपर भी 2 से किया और नीचे भी 2 से किया। सेम इधर से कर लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2/2। तो फाइनल आंसर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2/2 और यहाँ आ जाएगा 4/2। अब इन दोनों के बीच में हम नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, यानी उसे हम चेक नहीं करना है, ऊपर का चेक करना है 2 और 4। तो 2 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर मिलेगा, 1 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इससे मैं ये समझ में आया कि हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 से बढ़ करके सीधा मल्टीप्लाई कर देते तो हम डायरेक्ट मिल जाता है। यानी हमें जितना भी नंबर बोल रहा है, जैसे मैं यहाँ 5 बोल रहा तो 5 से बढ़ करके हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही आता। ओके, तो इसे रेस करते हैं और दोबारा से इसे सही करते हैं। चलिए 1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं 6 से और नीचे भी 6 आएगा, और इधर भी कर रहे हैं सेम 2 मल्टीप्लाई 6 और नीचे भी 6, ये कर दिया। अब फाइनल देखा जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ रहे हैं। तो 6/6 एंड इधर हो जाएगा 12/6। अब आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे रेशनल नंबर क्या होंगे। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये 12/6 आ ही गया। इसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो जितने भी 5 रेशनल नंबर थे एक्यूरेट हमने एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर फाइंड करके आपको दे दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 ही करोगे हर बार। आप 6 से बढ़ करके आया मल्टीप्लाई करते, 7 से करते, 8 से करते, 9 से करते, 10 से करते, 100 से करते, 1000 से करते, फिर भी हमारा आंसर, क्योंकि 1000 से करते बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर आ जाते हैं। मैंने एक एग्जैक्ट निकालने की कोशिश की, आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए। कुल मिलाकर के इनके बीच में एक फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, P/Q के फॉर्म वाला हमें नंबर फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में क्या इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। आप थोड़ा सोचिए
और मुझे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो और बढ़ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो और बढ़ जाएगा, इनका भी हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर हमें देखने को मिलेंगे। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उस पर वहाँ समझ में आएगा आपको कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर और कैसे कैसे होता है। चलिए देखिए, अब मैंने थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। पहले यहाँ पर 1/1 और 2 लिखा था, 1 और 2 के बीच में हमने रेशनल नंबर फाइंड किया था, उसका सॉल्यूशन ये रहा। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, वो है 1/5 और 2/3, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। पहले इजी था, थोड़ा डायरेक्ट किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके रेशनल नंबर फाइंड कर सकते थे, लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कि किसी भी रेशनल नंबर के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर हो सकते हैं या नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ये बात सही है। किसी भी रेशनल नंबर के बीच में और ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर हमें देखने को मिलेंगे। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर भी हमें सेम थ्योरी लिखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर इनफाइनाइट रेशनल numbers between 1/5 and 2/3, ये हमने रख दिया। अब गैस करके चलते हैं कि 1/5 यहाँ एक दूर है और 2/3 यहाँ पर रखा हुआ है, काफ़ी दूर है, और इनके बीच में क्या है, एक इनफाइनाइट नंबर है। अब इनमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आप ध्यान देखो कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है, सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ सेम नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि इनका डिनोमिनेटर हमें क्या करना है, सेम करना है। सेम करेंगे कैसे, यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ क्या है 3, हम इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे हमने लिख दिया 1/5 एंड इधर 2/3। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इस 3 का नीचे वाले इस तरफ का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस तरफ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ कर देना है, और इस तरफ का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरी साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ कर देना है। चलो ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 and 3 3 and 5 और 3 15, यहाँ 2 and 5 10 और 5 3 जा 15। अब देखिए यहाँ पर दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं। अब सेम हो चुके हैं तो अब इनके बीच का हमें रेशनल नंबर फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो क्या है, देखो 3 और डिनोमिनेटर नीचे का सेम हो चुका है तो टेंशन नहीं लेनी, अब टेंशन खत्म। अब ऊपर वाला चेक करना, ऊपर वाला क्या है 3 और 10, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितना आ सकता है, कितना नंबर है वो चेक करो। तो 3 के बार आ रहा है 4 5 6 7 8 9 10, इतने रेशनल नंबर इसमें ऑटोमेटिकली ही हमें मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ कह सकते हैं 3/15, अब यहाँ हम डायरेक्ट इनके आंसर देने, क्या है 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15। ओहो ज़्यादा लिख दिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ मैंने बीच में लिख दिया 10/15, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी ब्लैक पार्ट में लिखा हुआ है ब्लैक मार्कर से, वो हमारा क्या है, हमारा रेशनल नंबर फाइंड हो गए इनके बीच का। अब इसमें से आप कोई सा भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसने 5 यहाँ कितने फाइंड हुए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 फाइंड हुए। आप यहाँ पर कोई से भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से नंबर लाइन हमें ड्रॉ करके और किस तरह से रेशनल नंबर को फाइंड करते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि रियल नंबर को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम रियल नंबर को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और रियल नंबर के दो पार्ट थे, क्या था, एक था रेशनल नंबर और एक था इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल है। मैंने इनका जो थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में लिखा था समझाने के लिए कि हमारा रेशनल नंबर रहता है वो P/Q फॉर्म में रहता है, जहाँ पर वेयर क्या होता है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 हो गया तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एंड P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। क्या होने चाहिए हमारे, इंटीजर होने चाहिए। चलो इंटीजर ही लिख देते हैं, इंटीजर्स होने चाहिए। ओके। और रेशनल के बारे में मैंने क्या बोला था, रेशनल के बारे में मैंने बोला था कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन P/Q फॉर्म, यानी कि हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इरेशनल में ये मैंने पुरानी वाली बात दोबारा से लिख दी, इनको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर कि P/Q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते रेशनल नंबर को, जबकि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा उसको लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पहला नंबर जो लिया है कौन सा है, ये है 5/3। 5/3 एक पहला हमने नंबर लिया है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 का 5 में, तो 3 बन जा 3 एंड क्या बचेगा 2। फिर 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो जैसे हम डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18। फिर डिवाइड देते हैं तो यहाँ 2 बचेगा, फिर ऑटोमेटिकली 0 लग जाएगा। 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, यानी 6 6 6 चलता रहेगा। तो इसका जो आंसर आया वो क्या है, 1.6666। अब ये क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या है, वो रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इसी को बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। इसे लिख लो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो नंबर लिया है वो हमें लिया है 9/4। तो यानी 4 का डिवाइड करना है 9 में, 4 का डिवाइड करना है 9 में। तो 4 2 जा 8 एंड बचा 1। जैसे डेसिमल लगाएंगे आएगा 0। 4 2 जा 8, फिर बचेगा 2। और जैसे ही इसमें ऑटोमेटिकली अब डेसिमल लग चुका तो 0 अपने आप लग जाएगा। तो 4 5 जा 20, कट गया। क्या बचा, यहाँ पर आंसर आया 2.25। अब यहाँ हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है। जब एग्जैक्ट आंसर आता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या टर्मिनेट। ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया और ये रिपीट हो गया। एक और लेते हैं जो कि है 1/7। आपकी बुक में दे रखा होगा, डिवाइड क्लियरली दे रखा है 1/7। मैं लिख देता हूँ थर्ड 1/7। इसका भी अगर आंसर फाइंड करके देखोगे तो इसका आंसर आएगा 0.142857। और ये बार बार रिपीट होगा 1.142857। यही आंसर हमारा बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको जब रिपीट होता है तो सॉरी पहले इसे भी बोल देते हैं, ये भी क्या हमारा रिपीटिंग है। ये भी हमारा रिपीट कर रहा है और पहला वाला भी रिपीट कर रहा है। दोनों में रिपीटिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ जो रिपीट कर रहा है ओनली 6 रिपीट कर रहा है, यहाँ जो रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर 6 डिजिट रिपीट कर रहे हैं 1428557, यानी कि 142857। उसके बाद दोबारा से 142857 ये चलता रहा है, ये भी हमारा क्या चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको
शॉर्ट फॉर्म में बार लगा करके थोड़ा इसे रोक सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम बहुत बड़ा नंबर तो नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इसे बार लगा करके स्टॉप कर सकते हैं। तो 0.142857 और इस पे लगा देंगे बार। बार लगाने पर क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप तो हो गया, लेकिन बार जैसे ही हम हटाएंगे तो दोबारा से इन्फिनिट में चलना स्टार्ट कर देगा और रिपीट होता रहेगा और बार लगाने पर क्या होगा, ये स्टॉप हो गया। लेकिन ये क्या है, ये अभी भी रिपीटिंग मोड में है, थोड़ा रोक दिया। सेम इसको हम क्या कर सकते हैं, 1.6 के ऊपर बार लगा करके हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। अब ये क्या हमारा, थोड़ा समझ में आया, ये हमारा रिपीटिंग है, ये हमारा रिपीटिंग है और ये हमारा टर्मिनेट है या फिर टर्मिनेटिंग है, कुछ भी कह लो। टर्मिनेटर माने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, यानी कि रिपीट ना हो, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, वह हमारा क्या है, टर्मिनेट है। तो हमें यहाँ कुछ 5/3 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। 9/4 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। 1/7 फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। अब ये सब फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, इनका अगर हम आंसर चेक कर रहे हैं तो क्या है, डेसिमल में कुछ कोई रिपीट हो रहा है, कोई टर्मिनेट हो रहा है। दो तरह के आपको आंसर मिलेंगे, कोई रिपीट हो रहा है और कोई टर्मिनेट हो रहा है। यानी रिपीट हो रहा है या फिर टर्मिनेट हो रहा है तो फिर उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो देखिए अब यहाँ पर थ्योरी क्या कह रही है, ये कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद नंबर शुड बी टर्मिनेट और रिपीटिंग। यानी डेसिमल के बाद नंबर या तो टर्मिनेट हो जाना चाहिए या फिर रिपीट कर रहा हो। अगर टर्मिनेट कर रहा है या फिर रिपीट कर रहा है तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर, जो अभी हमने जस्ट पहले देखा। लेकिन रेशनल नंबर क्या कहता है, नंबर शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नंबर हमेशा हमारा ना तो रिपीट कर रहा हो ना ही हमारा टर्मिनेट कर रहा हो, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। अभी आपको रेशनल नंबर समझ में आया। इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। देखो कोई इसका बहुत आसान है समझना, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कोई लिया 0.1012330567980000 एंड 53, जो भी हमारा मन में है वो कुछ भी लिख दो। आपके मन में जो भी है वो कुछ भी लिख दो, आपका क्या रहेगा, वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन ना तो वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए ना ही वो रिपीट होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट और रिपीट हो गया तो वो हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप चेक करें, ना तो रिपीट हो रहा कोई नंबर ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है। आप ऐसे ही आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7.8090506832, जो भी आपको लिखना है वो लिख दो। तो ये क्या हमारा एक इर्रेशनल नंबर, क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको अभी इर्रेशनल नंबर समझ में आएगा, रेशनल नंबर भी समझ में आ गया। या तो नंबर टर्मिनेट हो जाए डेसिमल में, डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल के बाद नंबर क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीटिंग में हो, तो वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर बन जाएगा। रेशनल नंबर का तो इतना ही है। इर्रेशनल नंबर का मसाला अभी बचा है, अभी थोड़ी देर बाद फिर देखने वाले रेशनल नंबर को और अच्छे से। लेकिन रेशनल नंबर हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आगे हमें अब रेशनल नंबर पर होने वाले जितने भी सवाल हैं, जितने भी ऑपरेशन होने वाले हैं रेशनल नंबर के ऊपर, उनको देखने वाले हैं। और बाद में रेशनल नंबर, क्योंकि इसका मसाला अभी कम नहीं है, ज़्यादा है, बाद में डिटेल में और पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा रेशनल नंबर होता है और कौन सा इर्रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था, अभी मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीटिंग में हो, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर ना तो रिपीटिंग में हो ना ही वो टर्मिनेटिंग में हो, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलो चेक करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रहेगा 3.456, तो ये टर्मिनेट कर गया, तो क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या है हमारा रेशनल नंबर। और जीरो बताइए किस में आएगा, रेशनल में या रेशनल में, तो जीरो आएगा हमारा रेशनल में आएगा। 23 ये हमारा नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर बोल सकते हैं, तो ये भी हमारा किस में आएगा, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में। अब ये है 5.161666 और
ट्रिपल टाइम 4 टाइम 6 और फिर 1 और आगे सो ऑन चलता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ना तो रिपीट हो रहा है, अगर इनका चेक करोगे 1 6 1 6 सॉरी 6 6 1 4 टाइम 6, तो ये क्या नंबर हमारा ना रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। यहाँ देखेंगे तो 75 20 20 20 20 चलता आ रहा है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और ये बार है तो बार को तो आप बोल ही सकते हो रेशनल नंबर, यानी कि बार को क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर एक ही हमें रेशनल नंबर देखने को मिला। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, यानी कि 1/7 का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, यानी कि 1/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/7, यानी कि अब हमें 3/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि दोबारा से बिना डिवाइड किए हुए हमें 3/7 का निकालना। लेकिन उसने 1/7 के लिए ऐसा नहीं बोला, यानी कि 1/7 को आप लॉन्ग डिवीजन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया 1/7 और उसको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन के थ्रू इसका आंसर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 1 से दे रहे हैं तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, फिर 7 बन जा 7 एंड 3 बचा, फिर 0 आया ऑटोमेटिकली, 7 2 जा 28 सॉरी 7 4 जाएगा, 7 4 जा 28 एंड क्या बचेगा यहाँ पर 2, फिर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 7 2 जा 14, क्या बचेगा 6, फिर 0 लगेगा, 7 8 जा 56, क्या बचेगा 4, फिर 0 लगेगा, 7 5 जा 35, क्या बचेगा 5, फिर 0 लगेगा, एंड 7 7 जा 49 एंड फिर क्या बचेगा 1, तो 0 लग जाएगा, 7 1 जा 7, फिर बचेगा 3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी कुल मिलाकर के मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, दोबारा से 1 4 2 8 5 7 और रिपीट होता रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के ये नंबर क्या हो रहा है हमारा, बार बार रिपीट होता रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पर आंसर जो फाइंड किया है वो क्या है, 1/7 का आंसर है 0.14285 इसका बार हमने फाइंड किया है। अभी इन्होंने बोला है कि 3/7 का क्या करना है, इसका भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है, लेकिन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड यूज़ किए हमें 3/7 का भी करना है। तो 3/7 का कैसे कर सकते हैं इसको अच्छे से दोबारा से और देखते हैं। देखिए 3/7 है, क्या हम इसे 3 × 1/7 लिख सकते हैं? देखो 3/7 है, 3 × 1/7 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है लिख सकते हैं। तो 3 × 1/7 की वैल्यू है, ये हमने फाइंड कर ली, क्या है 0.14285 ये इसका बार इसका वैल्यू है। तो हम क्या कर देंगे, बस इनका जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और कह सकते हैं कि 3/7 का जो वैल्यू है वो क्या है, यानी बस मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना। अगर मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख दिया तो आपको 3/7 का वैल्यू मिल जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कन्वर्ट 2.5 डेसिमल नंबर टू रेशनल नंबर, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या 2.5 को, यानी कि 2.5 हमने रखा, इसको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल में नहीं रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो 2.5 आप इसको क्या करना है, कैसे हम इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है, आपने पढ़ा भी होगा। डेसिमल को जब हम ऊपर उड़ाते हैं, यहाँ पर हटाते हैं तो नीचे क्या बनता है 1। अगर ऊपर वाला डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे क्या आएगा 1 आएगा। और कितने डिजिट पर, यानी कि कितने डेसिमल प्लेस पर वैल्यू डिजिट, सॉरी ये हमारा जो डेसिमल है वो कितने प्लेस पर दिया है, वो है 1 डिजिट प्लेस पर दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा, यानी क्या बचा हमारे पास 25/10 आ गया है। ओके 25/10 आ गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक ऐसे सेम टेबल से यहाँ पर डिवाइड देने की कोशिश करनी है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 5 2 जा
10 एंड 5 5 जा 25, क्या बचा हमारे पास 5/2। तो ये है हमारा रेशनल नंबर P/Q फॉर्म में। चलिए देखिए, ये वाला सवाल पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा हार्ड है। देखते क्या हार्ड है इसमें। पिछली बार डेसिमल एक्सप्रेशन को हमने P/Q में कन्वर्ट कर दिया था डायरेक्टली, केवल डेसिमल को उड़ा करके। लेकिन ये क्या आप इसे इस तरह से कर सकते हो? सोचो, थोड़ा सा सोचो और ध्यान दो। क्या इसका भी हम डेसिमल उड़ा करके इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो आंसर है नहीं। इसे डेसिमल उड़ा करके P/Q फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए दूसरा तरीका है, वो लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या है, जो भी आपको नंबर दिया है यहाँ पर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना है, लेट मानना है। लेट x इक्वल्स टू 1.232, इसको क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब इसको x मान लिया। अब हमें किस पर ध्यान देना है, सॉरी ये यहाँ पर बार लगाना और भूल गए, ये बार है, ठीक है। हमें हमेशा यहाँ ध्यान देना है कि बार वाला वैल्यू, जिस पर भी बार है वो वाला वैल्यू यहाँ पर उसके लिए दो चीज़ बता दूँ। हमें एक काम करना पड़ता है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें निकालनी पड़ती है। पहली इक्वेशन के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है, पहली इक्वेशन के लिए हमारा जो बार वाला वैल्यू है, जैसे इसी को हम यूज़ कर लें 332, इसको हमें डेसिमल के राइट साइड में रखना चाहिए और लेफ्ट साइड में बाकी सब कुछ आ जाएगा। यानी इक्वेशन 1 हमारी कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ भी हो हमें उससे उन पर ध्यान नहीं देना, लेकिन राइट साइड में हमेशा हमारा बार होना चाहिए। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अगर नहीं बनती है तो उसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर नहीं बन रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बनेगी कैसे, तो हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल ये इधर आ जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन 10 ऑन बोथ साइड हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि 10 मल्टीप्लाई x और इधर रहेगा 10 मल्टीप्लाई 1.232 का बार। इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 10x और इधर आ जाएगा 12.32 का बार। ओके, हो गया। अब ये हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा, जैसे मैंने बताया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ता है। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बार है, एक बार जो बार वाला कंप्लीट वैल्यू है, बार वाला जो कंप्लीट वैल्यू, उसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। बार वाला जो भी वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट आई हैं, दोनों डिजिट को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इसे क्या करेंगे, अब दोबारा से यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 32 भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, किसके, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। तो अगर आप इसे देखोगे तो 10x इक्वल्स टू 12.3232 और इस वन चलता रहेगा। अब हमने बार उठा के देखा तो ये 3232 बार ये चलता रहेगा, सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, फिर दोबारा से वही बात लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई फिर से कर दिया। 100 मल्टीप्लाई 10x इक्वल्स टू 100 ही करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। 100 मल्टीप्लाई 12.3232 डेसिमल, हाँ ठीक है, डेसिमल ठीक है, 323232 चलता रहेगा ये हमारा। ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा 1232 डेसिमल और 3232 और 32, ये चलता ही रहेगा। ओके,
अब हम क्या कर देते हैं, इसको दोबारा से हम क्या कर दें, इस पर 12 लगा देते हैं। तो 1000x इक्वल्स टू 1 2 3 2 और 3 2 12 लगा दिया। अब मैंने क्या बोला, पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। हमें पहला कुछ भी वैल्यू दिया हो वो हमें पहले सबसे पहले उसको लेट एक्स मान लेना है। लेट एक्स मान लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, जितना भी जो भी बार वाला वैल्यू रहेगा वो हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, मैंने अभी समझाया, यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, हमारा बार वाला वैल्यू रहना चाहिए, बाकी सब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाए। और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने क्या बोला, जो कि ये सेकंड इक्वेशन निकल आई हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन निकल आई। और सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने क्या बोला कि एक बार जो हमारी बार वाली वैल्यू है वो एक बार लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जानी चाहिए, एक बार सिर्फ। तो ये 32 है, ये बार लगा हुआ, मैंने 32 को क्या कर दिया, इधर शिफ्ट करा दिया, और उसके लिए हमें 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट। तो मैं थोड़ा लाइन खींच के इसको और खींचने की कोशिश करता हूँ, तो लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट ऐसा नहीं कि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड का राइट हैंड से सब्ट्रैक्ट होगा। कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी, थोड़ा और मार्क कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट एंड ये हमारा सेकंड इक्वेशन। चलिए अब इसे करते हैं। तो 1000x माइनस क्या होगा, 10x माइनस हो रहा है, और इक्वल्स टू, फिर इधर आएगा 1232.32 का बार, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, 12.32 का बार सब्ट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो x कॉमन आ जाएगा और 0 में से 0 जाएगा 0, एंड 9 में से बन गया, सॉरी हाँ 10 में से बन गया 9, एंड 9 में से बन जाएगा 8, यहाँ सॉरी 9 ही आएगा, तो 990 आया। और इधर हम जब करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 पॉइंट, एंड 2 में से 2 गया 0, एंड 3 में से बन गया 2, और 12 में से इधर कुछ बचेगा नहीं, तो ये हमारा 12120 आ जाएगा। इधर ये आ गया और डेसिमल ये कट जाएगा। तो हम x को क्या वैल्यू दे सकते हैं, 1220/990, और 0 से 0 कट जाएगा, अब जो बचेगा वो रह जाएगा, क्या रहेगा, x की वैल्यू आई 122/99, ये हमारा P/Q फॉर्म में वैल्यू आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या करना है, दोबारा से देख लो, मैं दोबारा से बता दूं। सबसे पहले हमें इक्वेशन फर्स्ट हमें फाइंड करनी पड़ती है, जहां पर हमने एक बात बताई है, वो ये है कि हमारा जो बार वाला वैल्यू होगा, बार वाला वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में रहेगा, बाकी सारा सब कुछ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने इस सवाल में किया। और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए एक बार वाली वैल्यू को हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, एक बार सिर्फ, क्योंकि रिपीटेड हो रही है। देखो यहाँ 32 32 32 32 आ रही है, तो कितनी बार भी रिपीट कर दें, तो हमें सिर्फ एक बार करना है। एक बार करने के लिए हमें यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा इक्वेशन 1 बनाने के लिए। उसके बाद दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के चक्कर में हमें पता चल गया 122/99, ये हमारा क्या है, एक P/Q फॉर्म वाला रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये रेशनल नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। अब आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, कितना भी डिफ़िकल्ट हो, कितना भी इजी हो। तो मैं एक क्वेश्चन इरेज करके दे रहा हूँ, आपको वो करना है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, इधर 10.3 एक लिया मैंने, 10.3 का बार। ये मैंने बहुत एक इजी क्वेश्चन लिया, सबसे ज़्यादा हार्ड मैंने ही आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपको अभी जो मैंने समझाया अगर वो क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप हर किसी सवाल को इजीली कर पाओगे। तो 10.3 का बार मैंने ये लिया है, अब ये आपको करना है।
अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो अभी तक रेशनल नंबर था, लेकिन अब हम आए इर्रेशनल नंबर पर और अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर एक्चुअली में कंप्लीटली होता क्या है, यानी कि अब हम इर्रेशनल नंबर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है अ नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर इफ इट हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि डेसिमल में अगर आपको नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है वही हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसे हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से भी रिवाइज किया है। दूसरा, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0, यानी कि अभी हम ये भी हम अभी पढ़ चुके हैं कि कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, यानी कि हम P अपॉन Q फॉर्म में इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा। अब ये दो पॉइंट हैं जो हमें नए मिले हैं यहाँ पर। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट m इज रेशनल नंबर, यानी कि एक ऐसा रूट m जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, एक ऐसा रूट m जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि रूट 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये रेशनल नंबर है। रूट 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। एक रूट 5 ये भी हमारा, ये भी है, ये भी है, लेकिन इसका एक बीच में नंबर देखोगे तो वो है रूट 4। रूट 4 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि रूट 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो 2 तो हमारा रेशनल नंबर आ गया, 2 हमारा रेशनल नंबर है। जबकि रूट 4 हमें देखने पर लग रहा है कि रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है, और जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। सेकंड पॉइंट में देखोगे तो वही बात दोबारा से बोली गई है, लेकिन ये बोला है क्यूब के लिए, परफेक्ट क्यूब के लिए। जो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, और जो परफेक्ट क्यूब होगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, जबकि वो क्या होगा, रेशनल नंबर। जैसे कि ये सभी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्यूब रूट 8, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर, और ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर, लेकिन देखने में लग रहा है रेशनल, जबकि ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है ये हमारा, परफेक्ट क्यूब है। चलिए अब इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशंस पर देखें कि इर्रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो क्या होता है। ठीक है, केस 1 लिया है मैंने। केस 1 में मैंने ओनली रेशनल नंबर और रेशनल नंबर लिए हैं, यानी रेशनल नंबर का क्या सीन रहेगा। जैसे अगर कोई 2 रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, और 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ सभी जगह पर क्या आएगा, आंसर आएगा रेशनल नंबर। क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। चाहे आप रेशनल नंबर का एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीज़न करो, सभी जगह पर आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन केस 2 लेते हैं। केस 2 में देखेंगे तो एक हमने लिया रेशनल नंबर और एक लिया है हमने इर्रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, उस समय पर हम कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उस समय पर हम कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इर्रेशनल नंबर थोड़ा क्यों लिया है, कोई नहीं, आई लेते चलो, क्योंकि मैंने एक को ले लिया रेशनल, एक को ले लिया इर्रेशनल। आई लेते हैं, आई से समझाते हैं। एक ये इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। रेशनल नंबर विदाई और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इर्रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं इर्रेशनल नंबर के साथ, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आप बताओ कि आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर, हर बार क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। और केस थर्ड लेते हैं, जहाँ पर दोनों ही नंबर क्या होंगे, इर्रेशनल होंगे। क्या होंगे, दोनों ही नंबर इर्रेशनल होंगे। अगर उस कंडीशन में इर्रेशनल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं
और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल का डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? देखो समझो, दोबारा से बताता हूँ। चलो, जब कोई दो रेशनल नंबर होते हैं और दो रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा रेशनल मिलेगा। लेकिन जब जब एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, जब एक इरेशनल हो एक इरेशनल हो, उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। लेकिन जब दोनों ही इरेशनल नंबर हो, किस समय? जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कुछ भी कह नहीं सकते। वी कैन नॉट से अबाउट आंसर, यानी कि हम आंसर के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आंसर क्या आएगा, या तो रेशनल आएगा या फिर इरेशनल है, या तो आएगा रेशनल या फिर आएगा इरेशनल, यानी दो में से एक ही आएगा, लेकिन कह नहीं सकते आंसर क्या आएगा। तो ये है हमारे ऑपरेशंस रेशनल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपने रेशनल नंबर के बीच के और रेशनल नंबर फाइंड किए थे, यानी कि यहाँ पर लिखा था फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, यानी 2 and 3 के बीच में हमने रेशनल नंबर फाइंड किए थे, 5 रेशनल नंबर फाइंड किए थे। वही क्वेश्चन है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमने लिख दिया है इरेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सोचो मैंने क्या बताया था इरेशनल नंबर के बारे में कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इरेशनल नंबर होता है और किस तरह से हम बनाते हैं। सोचो और थोड़ा ऐसे करते कैसे हैं, मैं डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो ये है, सबसे पहले हम वही हेडिंग वही लिखेंगे सबसे पहले जो हमने उसमें लिखा था, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, यानी 2 and 3 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। तो हम गैस करके चल रहे हैं कि 2 है और ये 3 है, और इसके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर हैं जो हमें नहीं पता। अब करना क्या है, यहाँ पर मेथड ये कहता है इरेशनल नंबर के फाइंड करने के लिए आप सीधा सीधा लगा दो कि इनको डेसिमल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इरेशनल नंबर की पहचान हमने क्या बताई थी, इरेशनल नंबरों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो नंबर हमारा रिपीट कर रहा हो और ना ही हमारा टर्मिनेट कर रहा हो। अगर रिपीट नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट कर रहा है तो वही हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन कब? जब डेसिमल के बाद। कब? डेसिमल के बाद। तो वही हम करते हैं। तो यहाँ इनका आंसर निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, हार्ड नहीं है। आपका जो मन है, जैसे कि मैंने 2 और 3 के बीच में निकालना है, तो 2 ये है। अब इसको बड़ा बनाएंगे तो 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, यानी कि इससे 2 से बड़ा क्या है, 2.1। एंड और बड़ा बनाएंगे तो 2.2, और बड़ा बनाएंगे तो 2.3, और बड़ा बनाएंगे 2.4, एंड और बड़ा बनाएंगे 2.5, और बड़ा बनाएंगे 2.6, एंड और बड़ा बनाएंगे 2.7, 2.8, 2.9 एंड 30 हो गया, यानी कि डेसिमल। तो ये हमारा हो गया 3। तो इसके भी ऊपर अगर लिखें तो 2.0, तो ये वही हमारा 2 है जो यहाँ पर हमने लिखा है। ये जो 2 है वो ये रहा, और ये जो 3 है वो ये रहा। इसके पीछे हमने डेसिमल बना दिया, अच्छी बात है, बना दिया। अब हम इनके बीच में हम रैंडमली कुछ भी लिख दें, 4 3 0 0 5 6 8 2 डेसिमल। अब क्या ये रिपीट कर रहा है? नहीं। क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। सेम ऐसी 2 0 0 4 2 0 0 4 2 3 6 8, जो भी आपको मन है वो लिखते चले जाइए। जो भी आपको यहाँ लिखना है आप रैंडमली लिखना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ना तो नंबर रिपीट कर रहा हो ना ही वो टर्मिनेट हो रहा। अगर ना वो रिपीट करे ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है तो फिर क्या है, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। अब इसमें भी हम चेक करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा, वो ये बड़ा है, क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ना है। कुछ नहीं, आपने डेसिमल नंबर को अच्छे से पढ़ा होगा तो चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर के बारे में ही पढ़ना है। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे मैं अब क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ 2.4 एंड यहाँ लिखता हूँ 2.8।
अब आपको जो इरेशनल नंबर फाइंड करना है वो 2.4 और 2.8 के बीच में फाइंड करना है। तो आप बताइए कैसे फाइंड कर पाएंगे, थोड़ा सा सोचिए और करिए। इसको वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं फाइंड करने के लिए, अगर नहीं कर पा रहे तो मैं कर रहा हूँ फिर थोड़ी देर बाद। चलो अब मैं इसको करना स्टार्ट कर रहा हूँ। 2.4 मैंने लिया और इधर लिया 2.8। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.4 लिखेंगे और 2.8 या मैंने लिखा बीच में, इनके बीच में आप लिख सकते हैं 2.5, 2.6, 2.7 एंड 2.8 यहीं पर आ जाएगा। बस इतना ही है। तो 2.4 ये रहा, 2.4 ये रहा और 2.8 ये है, यहाँ 2.8 ये आ गया। अब इनके बीच में निकाल सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि बीच में निकाल सकते हैं। अब देखो इसका 2.4 का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी क्या हो जाएंगे, 0 होने चाहिए। 2.4 का मतलब है कि ये सभी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0, जो कि वहाँ पर हमने किया है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखें, अगर हमें 0 ना लिख करके ये बोले 1 2 3 0 0, तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं 3 2 6 0 9 8 2 3, जो भी लिखना चाहे अब आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये चेक करना है इससे बड़ा हो, जो कि ये बड़ा हो चुका है अभी। अगर यहाँ पर हम सभी में 0 0 लगा देंगे तो ये बड़ा नहीं होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ डिजिट लगाते ही हमें क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एक एक करके चेक कर सकते हैं बड़ा क्या है। देखो 2.4 है, 2.8 यानी कि इनके बीच वाले नंबर, और ये भी इसी के बीच में आ रहा है, ये इसके बीच में आ रहा है। जैसे यहाँ लिख दें 2.4, अब कहें 0 0 0 0 0, तो अब आ गया बीच में। अब इसमें और इसमें डिफरेंस है, बड़ा क्या है, वो ये है, छोटा ये है, तो इसके बीच में बड़ा आ जाएगा। आई होप इसे समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको जो आंसर देना है वो √2 एंड √3 के बीच का देना है, यानी कि √2 और √3, √2 और √3 के बीच का आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है। करिए, आप देखते हैं आप कैसे करेंगे। सोचिए, दोबारा से पॉज कीजिए वीडियो को और करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं इसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वही हमें लिखना पड़ेगा, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो वही फिर से करते हैं, √2 और √3 हमने बीच में रख दिया। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि √2 और √3 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है हमें कुछ नहीं करना है, √2 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले √2 और √3 की वैल्यू हमें इनकी पता होनी चाहिए, जो कि है √2 की वैल्यू है 1.412 और √3 है, और सो ऑन चलता रहेगा, ये भी इनफाइनाइट में जाती है, यानी कि रेशनल नंबर है ये। और √3 की वैल्यू होती है 1.7320। ये हमारी √3 की वैल्यू है, और ये भी हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये भी नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब आपको ये पता चलेगा ये क्या है हमारा √2 की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू। अब इसके बीच में क्या निकालना, हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, स्टार्ट कर देना है। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो 4 है, 7 है, क्या है यहाँ 1.4 1.7। अब 1.4 और 1.7 के बीच में आने वाले नंबर को हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1.5, इस पर हम लिखना स्टार्ट कर दें। 1 2 3 6 8, ठीक है, जो भी मना आए वो आप लिख सकते हैं जैसा मैंने बोला। और फिर उसके बाद डेसिमल 5 2 6 8, यहाँ पर हम 1.5 पर भी बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर का मतलब है, देखो इसी पर लिखते चले जा रहे हैं। 2 1, ये छोटा हो जाएगा, तो 8 6 9 2, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखते चले जाना है। देखो 1.4 1.5 1.5, आपको देखने पर ऐसा लग रहा होगा कि मैंने सेम किया, नहीं। देखो 1.51 1.52 1.52, तो ये छोटा है, ये दोनों बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में चेक करेंगे तो 1.26 आया और ये कितना है 28 आ गया। तो ये देखने में लग रहा है कि अब ये बड़ा है, क्योंकि 8 से बड़ा 6 है। देखो थर्ड डिजिट
थर्ड प्लेस पर देखो तो 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, लेकिन इन दोनों में 2 2 है, तो ये कॉमन है। इस तरह से हम बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। 6 ले लो, ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो जो भी आपको लिखना है, लेकिन बस इससे ज़्यादा हार्ड इधर सवाल आते नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, यानी कि √2 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम अब तक देखते आए हैं कि एक लाइन है और यहाँ लेता हूँ मैं, मान लो 0 1 2 3 एंड -1, ठीक है। अब कोई भी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होता था तो हम 3 कर लेते थे, 2 1, और रेशनल में हम इनके डेसिमल में कन्वर्ट होकर के इनके और सब लाइन और खींच करके बना करके हम इनको 1/2 यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इनको नंबर लाइन फाइंड कर दिया करते थे। लेकिन √2 किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जो पढ़ना पड़ता है वो ये है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का दोबारा से हमें एक रिवीजन दे देते हैं। एक इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक राइट ट्रायंगल होता है, कैसा, राइट ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसमें हाइपोटेनियस का ये स्क्वायर है, ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, √ बन जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है इस वाले पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ती है हर बार। क्या करनी पड़ती है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी पड़ती है। अगर हाइपोटेनियस आपने फाइंड कर लिया तो आपका ये काम हो गया। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जैसे कि यहाँ √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10 और सो ऑन चलता रहेगा। √4 जो है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। √9 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3। तो जब भी आपको √4 दे रखा हो, √9 दे रखा हो, तो उनकी वैल्यू डायरेक्ट 2 और 3 हो गया है। अगर मैं बोलूँ √4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये हमारा क्या है, √4, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर √9 है तो वो उनका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3। तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन बीच का अगर निकालना है, जैसे √2, √3, √5, 6, 7, 8 एंड 9, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि √2 है, इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो √2 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि √ कहाँ बिलोंग कर रहा है। इस √4 से पहले ना, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 2, जो कि ये है, ये हमारे √4 की वैल्यू है, और ये हमारे √9 की वैल्यू है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो भी √ है वो किन के बीच में आएगा। तो √5, 6, 7, 8 ये 4 वैल्यू ये 2 और 3 के बीच में आएंगे। कौन सी वैल्यू, 5, 6, 7, 8 √4 और 9 के बीच में आएंगे, यानी कि यहाँ पर इनके बीच में बिलोंग करेंगे। जबकि √2 और √3 ये किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो इनको करने का यही एक मेथड है, क्या है कि √2 और √2 इन दोनों के बीच में आएगा, किसके, 1 और 2 के बीच में आएगा। जब 1 और 2 के बीच में आएगा तो हमें इनका बेस क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा बेस। बात समझ में आ रही, मैं थोड़ा दूसरा मार्कर यूज़ करूँ। ये हमारा हो गया बेस, बेस हो गया 0 और 1, क्योंकि 2 और 3 हमारा किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1 और 2 के बीच में। यहाँ से अभी हमने ये समझा है। अगर
ओके, तो बेस हो गया हमारा क्या, ये 1 हो गया, बेस हो गया हमारा 1। और हमें √2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकार का यूज़ करके, जिस तरह से हम करते हैं देखो, इस तरह से बना करके और उसके बाद आर्क मारते हैं, तो ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों को आर्क मारेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर का एक और आर्क लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर का मीन्स ये कि जितना मेजरमेंट ये 1 यूनिट है, ऐसे ही 1 यूनिट हम यहाँ पर लगा देंगे। और उनके बाद फिर इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इनको फिर इस तरह से एक पॉइंट आपका प्रकार का यहाँ होना चाहिए, दूसरा यहाँ, और इस तरह से हम आर्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो होगी √2 हो गई। लेकिन यही क्वेश्चन, ओके, आपको ये समझ में आएगा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि √3 की वैल्यू क्या है, तो √3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को पहले कंप्लीट कर देंगे। मान लीजिए ये लाइन कुछ इस तरह से कंप्लीट जा रही है, और यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल दोबारा से बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये क्या है 1, ये क्या है 1। तो इनको जब हमने किया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और √ में, तो कितना हो गया, 1 और 1 2, और 2 का रूट में निकल गया। तो इसका वैल्यू कितना आया, √2। अब इसका भी वैल्यू कितना होगा, ये ऑन हटा दें अभी के लिए, तो इसका भी वैल्यू क्या है 1। देखो ये 1 है और ये √2 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ आर्क लगा देते हैं, ये 1 यूनिट है, और इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और √ आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये हो पावर से √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2, और क्या बचेगा यहाँ पर 3, यानी √3 आ जाएगा। यहाँ ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, √3। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, जिसका भी हमें फाइंड करना है। और जैसे ही यहाँ पर एक और फाइंड करेंगे, √4 आएगा, तो √4 सीधा हमारा क्या कट करेगा, 2 को कट कर जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको। ओके, तो अब इसका भी हम इस पॉइंट से एक एंड इसका यहाँ रखते हैं और दूसरा इस पॉइंट पर। तो इस तरह से जैसे हम इसको आर्क मारते हैं, तो ये हमारा क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर कट कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे √3। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूले को यूज़ करके। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हालांकि समझना तुम्हें ये है कि कौन सा नंबर कहाँ आता है। हाँ, अगर प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं क्वेश्चन में बोल देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा इरेज करूँ मैं अभी, 2 मिनट रुकना आप लोग, 2 मिनट रुको। अब इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, हाँ, यहाँ से ये रहा 0, आ जाओ, हाँ 0 1 एंड 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता है 10, √10 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, किसका, √10 का। अगर √10 का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ 10 से पहले एक आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होगा। √2 से पहले किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले आपको जंप कर जाना 3 पर, यानी कि ये जो √2 निकलेगा वो 3 के बाद ही निकलेगा। यानी कि यहाँ में लगा दिया 4, तो ये यहाँ पर आया 3, तो 3 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर, √9, और ये √4, इन दोनों की वजह से आया है। तो 10 कहाँ है, यहाँ पर है। अब हम क्या करें कि इसी √10 बन जाए, तो हम क्या ले लेंगे, इनको बेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसको बेस ले लेंगे, 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे। और बेस कितना है इसका, 3। क्या है बेस इसका, 3। और यहीं पर दोबारा से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री एंगल इस तरह से आर्क मार करके
हम एक और 1 सेंटीमीटर का, इसको ले लेंगे 1 का। यहाँ 3 बेस क्या 3 और परपेंडिकुलर क्या है 1, और फिर इनको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो यही वाला फॉर्मूला हम दोबारा से लगाएंगे कि 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 आया तो ये वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 10 आ गई। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरह से आर्क मार करके कह सकते हैं कि अंडर रूट 10 हमारा इस तरह से निकलेगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की है। अंडर रूट 4 अंडर रूट 9 कहाँ पर क्या बिलोंग करेगा, उसके बेस पे हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके, चलिए अब जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, हम इसे पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, लेकिन चैप्टर का नाम था तब पावर, यानी कि क्लास 8th में चैप्टर था जो पावर, वही हम पढ़ने वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो वहाँ जो फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में दिए थे वो ये हैं, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n। यही फॉर्मूले आपको 7 के 7 आपकी क्लास 8th की बुक में आपने पढ़े होंगे पावर वाले चैप्टर में। तो देखिए ऐसे कैसे, दोबारा से पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम सवालों पर देखेंगे। तो एक जब हमारा ये जो हमारा a है वो क्या है, हमारा बेस होगा। क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a एंड b वो क्या है, हमारा बेस है। क्या है हमारा बेस। एंड यहाँ m एंड n जो है वो क्या है, हमारा पावर। क्या है, हमारा पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं। तो जब भी हमारा बेस सेम होता है और बीच में ऑपरेशन जो होता है वो मल्टीप्लाई का, तो उस कंडीशन में जो आपका फॉर्मूला बनता है वो ये है कि हमारा बेस सेम हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और जब बेस सेम हो लेकिन किस मोड में हो, डिवाइड मोड में। अब ये सवाल जो ऐसा लिखा है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, दोनों ही चीज़ें एक है। इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n को इस तरह से फ्रैक्शन मोड में लिख सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, यानी कि डिवाइड में रहता है, तो बेस हमारा सेम है, पावर हमारी डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो ए की पावर m माइनस n कर सकते हैं। यानी कि पहले वाले में से लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है कि बेस एक ही हो लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक और, जैसे एक की बेस की पावर m है लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक और पावर है वो है n, तो क्या हो जाएगा, बेस हमारा वही रहेगा लेकिन दोनों पावर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ देखेंगे तो पावर सेम है लेकिन बेस क्या हमारा डिफरेंट आ गया है। जब पावर सेम हो बेस डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर और दोनों बेस का मल्टीप्लाई होगा और पावर क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन। ओके, लेकिन जब यही बात यहाँ पर दोबारा से आएगी कि हमारा बेस हमारा डिफरेंट है लेकिन पावर हमारी एक ही है, तो हम इनको दोबारा से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि ए की पावर m दे सकते हैं मल्टीप्लाई b की पावर भी m दे सकते हैं। जैसे कि ये दोनों 4 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूले हैं। और अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है ए की पावर माइनस ए की पावर क्या है, माइनस n क्या है, हमारा एक पावर है जो कि क्या है, माइनस में। जब पावर माइनस में आ जाता है तो हम उसी नंबर को दोबारा से लिखते हैं लेकिन फ्रैक्शन मोड में, और अब हमारा पावर क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। यानी कि यहाँ जो -n था उसे हम प्लस में रख देते हैं, बस इतना सा काम कर देते हैं लेकिन फ्रैक्शन मोड के साथ ये हो जाता है। दूसरा दे रखा है कि बेस पर कितना भी पावर हो, यानी बेस पर कितना भी जीरो हो या फिर कितना भी बड़ा बेस हो, अगर उस पर पावर जीरो है, कितना भी बड़ा बेस हो उस पर पावर जीरो है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आएगा हमेशा 1। क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि बेस कितना भी बड़ा हो, यानी आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 200, 10,
1000 लाख 10 लाख जो भी कितना भी बड़ा नंबर लेंगे उस पर अगर हमने पावर 0 लगा दिया तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमने फॉर्मूले लिए थे। अब आप क्लास 8 में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप ये समझ चुके होंगे ये फॉर्मूले क्या है, तो मैं इनको ज़्यादा डीपली नहीं बताता हूँ। अब नेक्स्ट चलता हूँ, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप 8th क्लास में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ये आइए यहाँ जो 9th क्लास में हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो कुछ इस तरह से हैं, इनका यूज़ करके हम करते हैं। ठीक है, तो ये सवाल देख करके थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर पावर क्या है x-3 और यहाँ पावर 2x-8 और यहाँ कोई पावर है नहीं। तो यानी क्या है, हमें इसका कुछ ना कुछ पावर तो बनाना पड़ेगा, जो भी है हमें पावर इसका कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करते हैं 5 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x-8 और इक्वल्स टू। अब उसको क्या करना, पावर में कन्वर्ट करना है। तो पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले फैक्टर निकालेंगे तो चलो 5 का ही 3 का निकालते हैं। चलो 3 से निकलेगा तो 3 7 या 21 और 3 5 जा 15। 3 से निकालेंगे कितना आ जाएगा 25। 5 से निकालेंगे 5 और 5 से निकालेंगे 1। ये हमारे फैक्टर आ गए थे। कुल मिलाकर के क्या है 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हमारा ये निकल के आ गया। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है। क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड आपने ये करना है। तो क्या हो जाएगा, अब 5 वाला इस 5 वाले के साथ कंपेयर करेगा और यहाँ पर जो 3 है ये इसका 3 वाला बेस इस वाले 3 से कंपेयर करेगा। तो हम कोई सा भी कर सकते हैं, मान लो हम इधर 3 वाला लेते हैं तो बेस सेम है और पावर अलग है, तो हम पावर वाले को लिख लेंगे बस, यानी 2x-8 इक्वल्स टू 2। उसके बाद 2x और -8 दूसरी साइड में जाएगा तो कितना क्या हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और 2 इधर आएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 5, कट के कितना हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आई 5 आई। इस तरह से हम अगर ये 5 वाला जो बेस है इसके थ्रू करते हैं तो वहाँ पर भी हमें x की वैल्यू 5 ही मिलेगी। चाहे तो आप करके देख सकते हैं ऐसे। और आगे हम चलते हैं। अब ये वाला मैंने अभी कराया नहीं है, इनके छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो आप इजीली कर पाओगे। बस ये आपको फॉर्मूले समझ में आना चाहिए। इसके अगर आपको फॉर्मूले समझ में आ गए तो इसके सवाल चुटकियों में कर लोगे। ओके, तो ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। बस हमें यहाँ पर ये समझना है कि रेशनलाइजेशन किस तरह से हम करते हैं, किसी भी नंबर को रेशनलाइज कैसे करते हैं, बस इतना सा समझना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेम नंबर का, जैसे यहाँ जो भी नीचे होता है नीचे वाले पार्ट में से अंडर रूट हटाना पड़ता है। क्या हटाना पड़ता है, नीचे वाले पार्ट में से अगर अंडर रूट हटा दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा रेशनलाइज कर देंगे। उसे क्या कहेंगे रेशनलाइज, वो हमने कर दिया। तो नीचे क्या √7, तो हम क्या कर देंगे √7 का मल्टीप्लाई दोनों साइड में करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों साइड में √7 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये पार्ट क्या √7 है, इस वाले √7 का मल्टीप्लाई इन दोनों साइड में हुआ ऊपर और नीचे। जब हुआ तो क्या हो जाएगा √7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो √7 ही आएगा, और इधर √7 मल्टीप्लाई √7 क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर होगा तो √7 तो ये बचेगा। ऊपर वाला कुछ भी कहे हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन नीचे वालों को हमें हमेशा क्या बनाना है √7 हटाना है। तो √7 और ये पावर 2, ये यानी ये वाला रूट और ये पावर 2 आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा 7 बचेगा। तो ये हमने क्या कर लिया, इसे रेशनलाइज कर लिया। अब इस वाले सवाल में देखेंगे तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर है यानी इनका मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे वाले पार्ट का क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो भी आपने अंडर रूट में है। तो √7 और √6, लेकिन उसके साथ क्या करना पड़ता है, हमें साइन चेंज करना पड़ता है। यहाँ साइन माइनस है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा
प्लस का आएगा दोनों साइड में। साइन भी डिफरेंट होना चाहिए, बस इतना सा करते हैं। साइन डिफरेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ये आइडेंटिटी हमें इस आइडेंटिटी के थ्रू निकालते हैं तो ये ए प्लस बी वो ये रहा और ए माइनस बी वो ये रहा। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा, यानी यहाँ से रूट हट जाएगा। चलिए अब इसे करते हैं। इसे करेंगे तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ये हुआ। नीचे वाले पार्ट में देखेंगे तो अंडर रूट 7 प्लस माइनस अंडर रूट 6 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। दोनों प्लस प्लस वाले देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन देखिए मैंने सेम लग रहे हैं। जब सेम लग रहा है तो हम इसे क्या कर देंगे, दोबारा से लिखेंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 7 है इसका स्क्वायर, और बी क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 6 है तो इसका भी स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर क्या होगा तो यहाँ पर ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा। तो फाइनल में हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 जो कि क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 क्या बन गया, हमारा आंसर हो गया। अपॉन 1 बचेगा, 7 माइनस 6 जाएगा, 1 बचेगा। अपॉन 1 कर लेंगे तो बाद में वो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ही आ जाएगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी देखोगे माइनस था और यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, प्लस दे दिया है। माइनस प्लस दे दिया तो अब इस वाले में क्या होगा, सेम वही काम होगा जो यहाँ किया था, अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, नीचे भी अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, इनका मल्टीप्लाई तो करना, लेकिन यहाँ पर जो भी साइन होगा नीचे उनका अपोजिट साइन लेंगे। तो इस प्लस का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें क्या करना है, ये आइडेंटिटी के थ्रू ये सॉल्व करना है और कोई मेथड नहीं है इसका, इसलिए। ठीक है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे चलो यहाँ करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, एक साथ मल्टीप्लाई होगा इनका और इधर हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, इनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप ये आइडेंटिटी लग चुकी है तो इसका भी वैल्यू पहले की तरह अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 और 5 माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3 ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं सभी नंबरों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर आप लाइक एंड कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आने वाले टाइम पर अच्छे से रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा इनको और बढ़िया से बढ़िया आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।